नमस्कार विद्यार्थियों। कविवर हरिवंश राय बच्चन की प्रवास की डायरी, जो प्रवास की पृष्ठ नाम से प्रकाशित हुई, जो उन्होंने 1952-53 में इंग्लैंड प्रवास के दिनों में लिखी थी, उसके कुछ अंश हमारे पाठ्यक्रम में हैं और वह हम पढ़ रहे हैं। बच्चन मूलतः कवि रहे हैं, इसलिए चाहे वे डायरी लिख रहे हों या आत्मकथा लिख रहे हों, उनका कवि निरंतर सक्रिय रहता है। उनकी एक कविता जो उनके बाद के संग्रहों में आई, व्योम में तमतोम हे हिमहंस तू जाता कहाँ। व्योम आकाश और तम अंधकार, तोम समूह। आकाश अंधकार के पर्दे से ढका हुआ है, इसलिए हे हिमहंस। हिम यानी बर्फ होती है, मतलब यह सांकेतिक अर्थ है, लाक्षणिक अर्थ है सफ़ेद, उज्ज्वल। और हंस का एक अर्थ तो पक्षी है, दूसरा अर्थ सूरज भी है। तो उसी संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। कवि बच्चन है, वो अपनी डायरी लिखते समय उस कविता को याद कर रहे हैं। आइए पढ़ें। झांकती संकेत करती जो गगन से, एक पावक अंचला है। पावक अंचला, जिसका आंचल पावक का हो, आग का हो, जिसका पल्लू आग से बना हुआ हो, यानी बिजली। झंझनाती पायलें जिसकी पगों की बादलों में चंचला है। तू चला गर्दन बढ़ा पश्चिम तरफ है, पूर्व में मुस्कान उसकी। ध्वनि प्रतिध्वनि बिंब ओ प्रतिबिंब अंबर व्यर्थ भरमाता कहाँ है। व्योम पर छाया हुआ तमतोम है हिमहंस तो जाता कहाँ। सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम की ओर बढ़ता है, सांझ को पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो बच्चन संकेत कर रहे हैं, तू चला गर्दन बढ़ा पश्चिम तरफ, पूर्व में मुस्कान उसकी। हंस है, हिमहंस है, यानी जो प्रकाश का देवता है सूरज, वह पश्चिम की ओर बढ़ चला है सांझ के वक्त, और पूर्व में बिजली चमक रही है बादलों के बीच से। एक दूसरा इसका अर्थ संदर्भ भी है कि पश्चिमी देशों ने ज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति कर ली है। पहले किसी दौर में, जब प्राचीन काल में भारत ज्ञान विज्ञान में काफ़ी अग्रणी था, लेकिन बीच का दौर, मध्यकाल का समय ऐसा आया हजारों वर्षों का, जिसमें भारत पिछड़ गया। तो पूर्व में बिजली जरूर चमक रही है मुस्कान के रूप में, हल्का हल्का वापस जागरण हो रहा है, पुनर्जागरण हो रहा है पूर्व का, किंतु पश्चिम में सूर्य बढ़ रहा है ज्ञान का, आलोक का। ये सांकेतिक अर्थ भी ध्वनित होता है, प्रकट होता है बच्चन की इस कविता से। ध्वनि प्रतिध्वनि आदि से बिजली की चमक दमक, बादल की गरज गूंज पूर्ण प्रतिच्छायित है। इस कविता में जो शब्द हैं वो बड़े ध्वन्यात्मक हैं। ध्वनि प्रतिध्वनि शब्द से बिजली चमकने और बादलों के गड़गड़ाने की जो ध्वनि बिंब है वो घेरा गया। पश्चिम और पूर्व कुछ निजी संदर्भ का संकेत भी देते हैं, और एक अन्य अर्थ ये लगाया जा सकता है, एक अर्थ और प्रतीयमान होता है, ऐसा एक अर्थ और नज़र आता है कि बच्चन है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ाए हैं, भारत से इंग्लैंड चले गए हैं। एक प्रेम परक अर्थ, रोमानी अर्थ भी इसका थोड़ा सा हल्का सा संकेत करके रह जाता है। शाम को मिसेस न्यूटन ने दरवाज़ा खटखटाया और एक प्याला चाय और बिस्किट मेरी मेज़ पर रख गई और बोली, आज दिन भर यूं ही कुर्सी पर बैठे रहे। मैंने उन्हें आंखों से धन्यवाद दिया, पर बात अपने हंस से ही करता रहा, क्योंकि उस समय कभी रचना प्रक्रिया में था, और उस समय जब वो लिख रहा होता है, रचनाकार जब लिख रहा होता है, तो वो नहीं चाहता कि कोई अन्य उसे बाधित करे। बात करेगा तो फिर वो रचना प्रक्रिया भंग हो जाएगी, फिर वो जो कविता लिख रहा है वो कभी नहीं लिखी जाएगी। उसकी प्रलोभन का रहस्य समझाने का प्रयत्न करता रहा। आगे कविता की पंक्तियाँ कवि उद्धृत करता है कि आसमानी स्वप्न ललचाते उसे हैं, भूमि जिसकी जन्म गोदी, आग से खिलवाड़ करने को तरसता ही सदा है जल विनोदी। और फिर डैने मिले इनको थका आ, तोड़ आ चाहे जला आ, वे दिए कीमत कहाँ, यहाँ वरदान कोई मुफ्त में पाता कहाँ है। व्योम पर छाया हुआ तमतोम है हिमहंस तू जाता कहाँ है। आसमानी स्वप्न ललचाते उसे हैं, आकाश के सपने उसे प्रलोभित करते हैं, ललचाते हैं। भूमि जिसकी जन्म गोदी, जो धरती पर जन्मा है वह आसमान के ख्वाब देखता है। जिस स्थिति में है, जो मुक्तिबोध कहते हैं ना,
कि जो है उससे कुछ बेहतर चाहिए, पूरी दुनिया को साफ करने के लिए एक बेहतर चाहिए। यानी जो व्यक्ति जिस स्थिति में पैदा हुआ है उससे ऊपर उठना चाहता है, उससे बेहतर स्थिति में पहुंचना चाहता है। तो जो आकाश ये धरती पे जन्मा हुआ है वो आकाश के ख्वाब देख रहा है। और एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है व्यक्ति में कि वह जिस स्थिति में रहता है उसे उसकी विपरीत वाली स्थिति के प्रति एक विशेष प्रकार की जिज्ञासा और लगाव हो जाता है। रेगिस्तान, कल मैंने उदाहरण दिया था, रेगिस्तान में जन्म लेने वाला है, वह समुद्री तटों की सैर करना चाहता है, हिमालय में घूमना चाहता है। और निरंतर जो बर्फीले प्रदेशों में जो जिनको रहना पड़ता है वे रेगिस्तान में या खुले मैदानों में आना चाहते हैं। इस तरह की प्रवृत्ति है। और बच्चन की जो प्रवृत्ति है कि वे अपनी कविता की स्वाभाविकता में कोई में से ही कोई न कोई सीख दे जाते हैं। वे दिए कीमत, ये वे नहीं, बे दिए कीमत यहाँ वरदान कोई मुफ्त में पाता कहाँ है। बिना परिश्रम किए, बिना त्याग किए, बिना कीमत चुकाए किसी को कोई वरदान नहीं मिलता, किसी को कोई प्राप्ति नहीं होती। इसलिए यदि कुछ पाना है तो उसकी समानांतर कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ न कुछ खोना पड़ेगा। और घर परिवार से दूर बैठा यहाँ कोई कीमत ही तो चुका रहा हूँ। बच्चन बोल खुद कहने कि मैंने लिखा कि बे दिए कीमत यहाँ वरदान कोई मुफ्त में पाता कहाँ है। व्योम पर छाया हुआ तमतोम है हिमहंस तू जाता कहाँ। अपनी कविता में संसार को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन बच्चन कह रहे मैं भी तो यहाँ आया हुआ हूँ, मैंने भी तो कीमत चुकाई है। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, अन्य परिजन, मित्र आदि सब लोग भारत में रह के मैं यहाँ आया हूँ, तो मैंने कीमत तो चुकाई है, लेकिन क्या मुझे वरदान भी मिला? अभी तो कीमत चुकाने को ही वरदान माने हुए हूँ। अभी तो कीमत चुका दूँ जिस काम के लिए आया हूँ, जिस शोध कार्य के लिए, जो PhD उपाधि के लिए मुझे शोध करना है W. Yeats की कविताओं पर, वह पूरा कर लूँ। जो ऋण का भार लेकर चलते हैं वे जीते कैसे हैं। पर अभी तो बहुत कम कीमत चुका पाया हूँ, बहुत कम ऋण उतार पाया हूँ। समाज का, मेरे साहित्यिक पूर्वजों का मुझसे बहुत बड़ा ऋण है, इसलिए मैं ये थोड़ा सा साहित्यिक परिश्रम करके, अनुसंधान करके और इस ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ, ऋण होना चाहता हूँ। रात को मिस्टर न्यूटन खाना खाने को बुला ले गए। पोलियो वाली लड़की भी खाने पर थी। मिस मार्था ब्लैक वेलवेट की पोशाक में, लंबा स्कर्ट पहनती हैं जिससे उसके पैर में लगा आयरन कंट्रप्शन दिखाई न पड़े। उसने लोहे के वो जो पैरों में बांधने के लिए है ताकि वो उससे चल सके, वो कंट्रप्शन है वो दिखाई नहीं दे, इसके लिए लंबा स्कर्ट पहने हुए। काले कपड़ों पर सफ़ेद मोतियों की माला उस पर खूब सज रही थी। काले कपड़े पहन रखे थे और सफ़ेद रंग के मोतियों की माला गले में पहन रखी थी। प्रकृति ने उसके साथ कितना अन्याय किया है। उसे एक पैर दिया वो अधूरा दिया। उसे इतना सुंदर चार्मिंग बना करके और लंगड़ी बना दिया। प्रकृति ऐसा करती है, कहीं न कहीं कोई कमी छोड़ देती है, लेकिन उसकी पूर्ति दूसरे प्रकार से कर देती है। प्रकृति ने उसे इतना सुंदर बनाया, वो इतनी चार्मिंग है, इतने जादुई सौंदर्य है उसका, लेकिन उसे पैर से लंगड़ा बना दिया। मार्था अपने जीवन की ट्रेजेडी के प्रति सचेत है। उसके साथ जो ट्रेजेडी हुई है, जो दुखांतिका हुई है, जो अन्याय हुआ है, उसके प्रति सचेत है। उसका दिल दबा है, पर वह ऊपर से मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। बहुत धीमे धीमे बोलती है। उसका स्वर बहुत सॉफ्ट है, बहुत कोमल है। उम्र 25 से कम होगी। मार्था की उम्र है तो 25 साल से कम है। फिर भी वह स्वावलंबी होकर जीवन यापन करना चाहती है। इसी उम्र से वह स्वावलंबी होना चाहती है, आत्मनिर्भर होना चाहती है, खुद कमाना चाहती है। मैं ही उसे देखकर उदास हो गया। कुछ अपनी अधूरी कविता के कारण भी मैं ऑफ मोड में था। वे लोग कुछ अन्यथा न समझें, इसलिए मुझे कहना पड़ा कि मैं एक कविता लिख रहा हूँ जो पूरी नहीं हुई, और जब तक वह पूरी नहीं होती तब तक किसी बात या काम में मेरा मन न लगेगा। इसलिए ये बहाना बनाया। वास्तव में तो बच्चन उसकी व्यथा से पीड़ित हो गए थे। उस लड़की को देखा कि ये इतनी सुंदर लड़की है और फिर उसकी पैर में कमी है, दिक्कत है, तो बच्चन को लगा कि ये अन्याय हुआ है इसके साथ, इसलिए वे उदास थे। जल्दी खाना खत्म कर उनसे माफ़ी मांग मैं अपने कमरे में चला आया। मार्था ने चलते समय कहा, आपको जल्दी टेबल छोड़ने की अनुमति इसलिए दी जाती है कि जब आपकी कविता पूरी हो जाए तो हम लोगों को सुनाएं। जो अपने जीवन की सीमाएं बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर जीने और मुस्कुराने के लिए संघर्ष करते हैं, वे मेरे कितने अपने हैं। बच्चन कहते हैं कि जो इस लड़की ने अपनी सीमा को सहजता से स्वीकार कर लिया। हाँ ठीक है, ऐसा मेरा साथ हुआ है, एक पैर है वो, उसमें कसर है, कोई कमी है, दिव्यांग हो, कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हंसना छोड़ दूँ, मैं गाना छोड़ दूँ, मैं ज़िंदगी को ज़िंदगी समझना छोड़ दूँ। बच्चन कहते हैं ऐसे लोग मुझे प्रिय लगते हैं, प्यारे लगते हैं।
है ठहर तब तक फलक पर जब तलक है ठहर तब तक फलक पर जब तलक है, जोर बाजू का सलामत, बिजलियों की हर लहर तेरी जमे की और गिरने की अलामत, दग्ध पर की दग्ध स्वर की कद्र केवल एक धरती जानती है, लाख आकर्षित किसी को भी करे आकाश अपनाता कहाँ है, व्योम पर छाया हुआ तमतोम है हिमहंस तू जाता कहाँ। बच्चन आते हैं और वापस वह कविता का एक छंद और लिखते हैं, है ठहर तब तक फलक पर जब तलक है। जब तलक अब फलक आकाश, आकाश पे आप ठहरे हुए हैं, आप में क्षमताएं हैं, आप में उड़ान है, आप में सामर्थ्य है। जोर बाजू का सलामत, जब तक आपके बाजुओं में जोर है तब तक आप आकाश में ठहरते हैं, तब तक आप ऊंचाई पर ठहरते हैं। ऊंचाई पाना महत्वपूर्ण नहीं है, ऊंचाई कायम रखना, ऊंचाई पर बने रहना महत्वपूर्ण है। बिजलियों की हर लहर तेरी जमी की ओर गिरने की अलामत, बिजलियाँ आकाश से टूटकर धरती पर गिरना चाहते हैं, ये विनाश का प्रतीक, आपके जीवन में आने वाली बाधाओं का प्रतीक है। दग्ध पर की दग्ध स्वर की कद्र केवल एक धरती जानती है। लेकिन बिजली जहाँ गिरती है वो पेड़ पूरा जल जाता है, वह स्थान पूरा जल जाता है, दग्ध हो जाता है। इस दग्ध होने की, इस जलने की कीमत को केवल धरती जानती है, इस कीमत को केवल धरती पहचानती है। लाख आकर्षित किसी को भी करे आकाश, आकाश धरती पे जन्म लेने वाले को आकाश लुभाता है, कितना ही आकर्षित करे। लाख आकर्षित किसी को भी करे आकाश अपनाता कहाँ है, आकाश अपनाता नहीं। व्योम पर छाया हुआ तमतोम है हिमहंस तू जाता कहाँ है, आकाश में अंधकार छाया हुआ है, इसलिए ही सूरज तू कहाँ जा रहा है। मैं अपनी पंक्तियाँ जोड़ता रहा, दूर से झरने की आवाज़ आती रही। मार्था के कमरे से धीरे धीरे संगीत का स्वर आता रहा, वो शायद कुछ वाद्य यंत्र वायलिन वगैरह बजाती होगी। आधी रात से ऊपर हो गई है, मार्था ने रेडियो ऑफ कर दिया है। झरने की आवाज़ अब और साफ सुनाई देती है। एक आंतरिक स्वर में मेरा गीत भी कानों में गूंज रहा है। एक पंक्ति सब के ऊपर उभर कर आती है, दग्ध पर की दग्ध स्वर की कद्र केवल एक धरती जानती है। दग्ध पर का अर्थ है यहाँ पंख। जिस पक्षी के पंख झुलस जाएं, पक्षी उड़ रहा है आकाश में, पंखों के सहारे उड़ता है। किसी पंछी का यदि पंख झुलस जाए तो फिर उड़ नहीं सकता। और उड़ान तो पक्षी की स्वाभाविक अभिलाषा है। कोई पक्षी उड़ने में असमर्थ हो जाए तो उससे अधिक पीड़ा किस बात की हो सकती है उसके लिए। शिवमंगल सुमन की कविता पढ़ी होगा आपने, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्धन गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी है वह आज़ाद रहना चाहता है, उड़ान भरना चाहता है। अब उड़ान भरने में गति में असमर्थ हो जाए, उसकी पीड़ा को या तो पक्षी समझता है या ये धरती जो उसकी माँ है वह समझती है। और इससे पक्षी का स्वर दग्ध हो जाता है। पंख जलता है ना, तो पक्षी का जो कंठ स्वर है उसमें भी पीड़ा घुल जाती है। ये जला हुआ पर, दग्ध पर है, वो दग्ध स्वर को जन्म देता है, उसकी आवाज़ को भी जैसे जला देता है, उसे पीड़ा भर देता है, दाहकता पैदा कर देता है। और उस दर्द को सिर्फ धरती जानती है। ये कविता कैसे जन्मी? दिन में बच्चन आज उस मार्था से मिले थे जिसका पाँव है वो ठीक से काम नहीं करता, उसमें वो लोहे की लगी हुई सहारे के लिए, और उससे छुपाने के लिए वो लंबा स्कर्ट पहनती है वो लड़की। तो ये पंख जलना पक्षी की गति को बाधा कर रहा है। उसी प्रकार से मार्था की गति को प्रकृति ने, स्वयं कुदरत ने बाधित कर दिया, उसे दिव्यांग के रूप में, विकलांग के रूप में पैदा किया। वह अपनी इस चीज़ को स्वीकार कर चुकी है और हंसती मुस्कुराती हुई ज़िंदगी गुजार ली है। लेकिन कवि बच्चन संवेदनशील है, कवि संवेदनशील होता है, दूसरे के दुख से द्रवित हो जाता है। अपने दुख से सभी द्रवित होते हैं, लेकिन जो दूसरे के दुख से द्रवित हो जाए उसी में कविता आकार लेती है। तो ये जो पंक्ति है वो वहीं से जन्मी है, मार्था की पीड़ा से जन्मी है कि दग्ध पर की दग्ध स्वर की कद्र केवल एक धरती जानती। इस तरह से बच्चन ने अपनी डायरी लिखी। उनकी डायरी भी उतनी ही पठनीय है जितनी उनकी जो अन्य रचनाएं हैं। कवि के रूप में बहुत लोकप्रिय हुए, लेकिन जितने बड़े कवि थे उतने ही बड़े वे गद्यकार भी हैं। उनकी आत्मकथा ने
लोकप्रियता और सार्थकता के नए प्रतिमान स्थापित किए। आत्मकथा के क्षेत्र, हिंदी साहित्य की जो आत्मकथा का क्षेत्र है, उसमें बच्चन की जो आत्मकथा है, विशेषकर उनका जो पहला खंड, क्या भूलों का याद करो, अद्भुत है, अद्भुत। कभी अवसर मिले तो पढ़ना चाहिए। ये हमारे पाठ्यक्रम में जितने डायरी का अंश था ये पूरा हुआ। शेष हम किसी अन्य रचना पढ़ेंगे अगली ऑनलाइन क्लास में। धन्यवाद।